सब तबीयत पानी बढ़िया? सब बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तरुण कुमार, जय महाकाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट क्लास खत्म हुई है। मयंक झूठ बोलता है, मयंक आहूजा झूठ बोलता है अभी क्लास खत्म हुई। क्लास है, क्लास बहुत पहले शुरू हुई, समझे? खत्म हुई, सॉरी। ब्रेक सब मिल चुका है। मुझे पता है, मैंने पहले भी लॉगिन किया था। देखा मैंने, क्लास बहुत पहले खत्म हो चुकी तुम लोग की। लिख रहा है ब्रेक नहीं मिला, बदमाश कहीं का। हाँ, 15 मिनट का ब्रेक नहीं मिला होगा, लेकिन 5-6 मिनट का ब्रेक तो मिला है। चल पढ़ाई करते हैं बच्चा। तो देख, हम लोग पिछले क्लास में बेटा यहां तक आ गए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स के बारे में क्या रहेगा, है ना। फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिए थे बेटा हम लोग। यहां तक बात समझ चुके थे बेटा कि जब लाइट कोई सरफेस को टकराएगी बेटा तो एनर्जी भी देगी और मोमेंटम भी देगी, है ना। चलो आगे बढ़े तो देखा जाए बेटा अब रेडिएशन प्रेशर। ठीक है बेटा, रेडिएशन प्रेशर क्या बोलेंगे? तो प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना बेटा। तो रेडिएशन प्रेशर क्या हो गया? तो कहेगा बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है बच्चा, जब कोई सरफेस पे लाइट गिरेगी, लाइट को ही कहो बेटा रेडिएशन, ठीक है। तो जब कोई सरफेस है बेटा लाइट गिरेगी, तो उस सरफेस पे लाइट के गिरने से जो फोर्स लगेगा बेटा वही कहलाएगा हमारा क्या? पर यूनिट एरिया में हो जाएगा प्रेशर। ठीक है। तो देख बच्चा, मान ले कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर कोई लाइट गिरी, है ना बेटा, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है बोलो? ये रिफ्लेक्ट हो सकता है बच्चा, है ना, ट्रांसमिट हो सकता है, बोलो, और कुछ पोर्शन इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है बेटा, है ना। ये क्या पोर्शन हुआ? एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चा। तो मान ले कि अगर बेटा ये क्यू एनर्जी गिरा, या फिर कहूं मैं इसको बेटा इंटेंसिटी आई, है ना। तो एब्जॉर्बिविटी की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो बताओ? हीट ट्रांसफर में पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, बोलो बोलो। एब्जॉर्प्टिविटी याद है ना, अल्फा। ठीक है, अल्फा हमारा क्या था बेटा? जितने फ्रैक्शन में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, जितने फ्रैक्शन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको बोलते थे क्या हम लोग बेटा? अल्फा आई। अल्फा पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, है ना बच्चा, और ये हमारा अल्फा रो, अल्फा फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, और ये लिखा है टाउ टाइम्स ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट किया, एब्जॉर्ब हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, है ना बेटा। ये बच्चे क्या क्या लिखा है? आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने पर क्या होगा? देख बच्चा, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने पर क्या होगा, एक बच्चा लिखा है अभी, है ना। तो अभी तुम्हारा ये समय सोचने का नहीं है। अगर अभी तुम ये सोचते हो बेटा कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, ये तुम्हारा क्या है? फेलियर की ओर तुम ले आ रहे हो अपने आप को, अपने आप को तुम फेलियर की ओर ले आ रहे हो। एकदम मत सोचो, अभी सोचो आईआईटी में होगा ही होगा, बस अभी यही सोचना है कि आईआईटी में होना ही होना है ना। या ये कुछ मत सोचो, सिर्फ पढ़ाई करो, नॉलेज पाओ। नॉलेज पाओगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा बच्चा, ये जैसे मत सोचो। ठीक है, चलो। तो देख बच्चा, मैंने कहा कि मान लो रिफ्लेक्ट हमारा होगा, एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसमिट होगा, ना बेटा। तो बोलो, अगर ये एब्जॉर्ब हुआ बेटा, अगर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो फोटोन के एब्जॉर्ब करने से फोर्स लगेगा या नहीं? बोलो बच्चा। ब्लड आ रही है स्क्रीन?
एक मिनट देखता हूं मैं भी। वेट वेट, कितना लिखता है कमेंट तुम लोग यार, थोड़ा सा वेट कर। बंद कर दिया मैंने, चैट ही बंद कर दिया, रुको मैं चेक करता हूँ अपने मोबाइल में भी देखता हूँ बेटा कितनी ब्लड आ रही है स्क्रीन। अरे नहीं बच्चा, स्क्रीन तो एकदम क्लियर है, स्क्रीन एकदम क्लियर है बच्चा, क्यों स्टॉप किए फोकट में तुम लोग? स्क्रीन एकदम क्लियर है, देख लिया मैंने, तुम्हारा नेटवर्क बोल रहा है बेटा, देखो। हाँ, तो जो बात कर रहे थे बताओ, मुझे बताओ बेटा, बोलो बेटा, जो एब्जॉर्ब हुआ इसके वजह से फोर्स लगेगा या नहीं? यस और नो, बोलो बच्चा। जो एब्जॉर्ब हुआ उसकी वजह से फोर्स लगेगा या नहीं? बोलो, लगेगा ना बेटा, बोल, है ना? और बताओ, जो रिफ्लेक्ट हुआ उसकी वजह से फोर्स लगेगा या नहीं? जो रिफ्लेक्ट हुआ उससे फोर्स लगेगा या नहीं? सॉरी, लगेगा, है ना बेटा? जो रिफ्लेक्ट हुआ उससे फोर्स लगेगा, जो ऑब्जर्व हुआ उससे फोर्स लगेगा। तो बोलो बेटा, जो ट्रांसमिट हुआ उससे फोर्स लगेगा या नहीं? बोलो बेटा, जो ट्रांसमिशन हुआ उससे फोर्स लगेगा या नहीं? ठीक है, तो देख बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा h बाई लैम्डा। तो बताओ, इस वाले में अगर एब्जॉर्ब हो गया बेटा, इसका मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद मोमेंटम जीरो हो गया। मोमेंटम जीरो हो गया बेटा, इसका मतलब मोमेंटम चेंज किया। मोमेंटम जीरो चेंज किया, इसका मतलब फोर्स लगेगा, है ना बच्चा? अब बताओ, यहाँ मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज किया बेटा, ऐसे आने वाला ऐसे निकल गया, है ना? तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज किया बेटा, मतलब ये भी फोर्स लगाएगा। बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स ना बच्चा, तो इससे फोर्स लगेगा, इससे फोर्स लगेगा, है ना? लेकिन यहां देख बेटा, अगर मैं ट्रांसमिट करने की बात करूं, है ना, तो तुम ये सोच सकता है कि अगर ये एंगल पे गया होगा, एंगल चेंज किया होगा, रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया, है ना? लेकिन सोच के देखो, अगर मैं कहूं बेटा कि ऐसा कोई स्लैब है ना, तो इधर से आएगा बेटा, यूं आएगा और फिर यूं निकल जाएगा। बोलो, फिर से क्या होगा, वापस बाहर निकल के लैम्डा सेम, बाहर वापस निकल के बेटा लैम्डा सेम, इसका मतलब रिफ्रैक्शन वाला फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है बच्चा? तो रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन पे फोर्स की बात नहीं करेंगे बेटा, हम किसकी बात करेंगे? बोलो, हम बात करेंगे किसकी? इसकी और इसकी, है ना बेटा? तो फोर्स किससे लगेगा? रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से। एक मिनट रुको, ये ऑटो फोकस ज्यादा कर रहा है अभी ये। तो देख बच्चा, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा प्रेशर हुआ वो इसके वजह से आएगा और इसके वजह से आएगा, है ना बच्चा? एक अल्फा आई के वजह से आएगा और एक अल्फा आई और रो आई की वजह से आएगा, है ना बेटा? अल्फा आई क्या हुआ? तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। रो आई क्या हुआ बच्चा? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, है ना बेटा? इन दोनों की वजह से फोर्स आएगा। ठीक, अब बताओ, ये अल्फा और ये रो, है ना, क्या हर सरफेस के लिए सेम ही होता है बेटा, या सरफेस के लिए अलग अलग होता है? बोलो तो। अलग अलग होता है। अलग अलग होता है बेटा, इसका मतलब हमें हर अलग अलग सरफेस के लिए अलग बात करनी पड़ेगी बेटा, है ना? तो चल, हम पहले सरफेस की बात करें, और पहला सरफेस लिए बेटा नॉर्मल इंसिडेंस। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है? नॉर्मल इंसिडेंस ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। एक ऐसे सरफेस पे लाइट गिरी बेटा, जो सरफेस
प्योरली ऑब्जर्विंग है, तुम इसको ब्लैक बॉडी कह सकते हो, है ना। तो परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस है बेटा। अगर कोई लाइट गिरी नॉर्मली, ध्यान दे, मान ले बच्चा ये एक सरफेस, इसके ऊपर एक लाइट गिर रही है बेटा, जो यूं जा रही है लाइट पैरेलल बीम की तरह, और इसका हमारा इंटेंसिटी है बच्चा कैपिटल आई, इसका हमारा इंटेंसिटी है कैपिटल आई, और बच्चा इस सरफेस का हमारा एरिया है ए, है ना। तो देख बेटा अगर तुम एक फोटोन की बात करो तो ये फोटोन यहां टकराया, है ना, और पूरा ऑब्जॉर्व हुआ, है ना। तो देखो तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, बोलो बेटा एक फोटोन का मोमेंटम में चेंज कितना आया, h बाई लैम्डा। बोलो, पहले हमारा था बेटा h बाई लैम्डा, ऑब्जर्व हो गया तो मोमेंटम 0 हो गया बेटा, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, h बाई लैम्डा, है ना, एक फोटोन गिरने की वजह से, है ना। लेकिन बेटा यहां तो गिरने वाले हैं बहुत सारे फोटोन, तो मान लो बेटा n फोटोन्स गिरते हैं पर सेकेंड, तो कहा इफ n फोटोन्स फॉल पर सेकेंड, है ना बच्चा, एक सेकेंड में अगर n फोटोन गिरते हैं, है ना, तो क्या कहेंगे बेटा, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू n इंटू एच बाई लैम्डा। बोल बच्चा, होगा फोर्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चा, n इंटू एच बाई लैम्डा, है ना। n इंटू एच बाई लैम्डा को बेटा यू बोल सकते हो n इंटू आई बाई सी, बोलो बेटा n इंटू ई बाई सी, सॉरी n इंटू ई बाई सी, बोलो, ठीक है। तो बेटा n इंटू ई बाई सी, n इंटू ई क्या हो गया, n इंटू ई क्या हो गया, पावर, तो हो गया बेटा हमारा पावर बाई सी, है ना, ठीक है। और पावर क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा आई इंटू एरिया बाई सी, ठीक है। तो फोर्स अगर इतना हो गया बेटा, तो प्रेशर हमारा कितना हो गया होगा, बोलो क्या बोलेंगे बच्चा, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, सो प्रेशर P इक्वल टू आई बाई सी। बोलो बेटा, इसका मतलब लैम्डा लैम्डा से कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली हमारा इंटेंसिटी से ही मतलब है, ठीक है बच्चा। पिछला साहब बोलो, नोट करो बाकी बच्चों, जब पहले से था। ओके, आदित्य। हेलो सर। हाँ सर वो टाउ आई वाला फैक्टर क्यों इग्नोर करा, वो एक बार वापस समझा दीजिए। क्योंकि बेटा लाइट जब किसी मीडियम को क्रॉस करके बाहर निकलेगी बेटा, है ना, तो फिर से उसका वेवलेंथ सेम हो जाएगा ना, और सेम डायरेक्शन हो जाएगा ना बच्चा, बोलो। यस सर। सर बट वो एंगल चेंज करा तो उसमें भी तो फोर्स लगा बेटा ना सर। लेकिन फिर वहां से बाहर निकलेगा तो बोल रहा हूं मैं, यस सर। बात समझ गया ना। यस सर, यस। थैंक यू सर। रोहित। नमन। ओम। सर मैं बोल रहा था, अगर हमें ऐसे बोल दे कि इनफाइनाइट स्लैब है तो हम उसका फोर्स कैलकुलेट करेंगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे का भी? हाँ तुमने मेरी बात देखो बच्चा, अगर तुम कहते हो कि अब इसके आगे इसको काउंट करें या ना करें, है ना बेटा, वो Yes, इस पे sir. डिपेंड करता है कि अगला सरफेस कहाँ पे है, बोलो, है ना। यस सर। मतलब इस वाले सरफेस से कुछ खास मतलब नहीं है उसको, तो मत ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। नहीं सर, जैसे अब मैं बोला कि एक इनफाइनाइट स्लैब ले लिया तो मैं मतलब तेरी बात समझ गया, डायरेक्शन चेंज हो तो गई कहना तो चाहता चेंज ऑफ मोमेंटम अपन लिख सकते हैं ना उस हाँ, पॉइंट तो पे। काउंट करेंगे, तो फिर काउंट करेंगे। अगर हम आप बोलते हो इनफाइनाइट स्लैब अगर है, जब हाँ। तक क्वेश्चन में स्पेशली ये बात न लिखी जाए कि इसका भी फोर्स काउंट करना है, तब तक फोर्स काउंट नहीं करोगे, ठीक तो है। सर अगर उस वक्त पे कैलकुलेट करना है तो ऐसे चेंज ऑफ मोमेंटम कर देंगे ना? बिल्कुल, जैसे मैंने निकाला ना अभी चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे ही निकालोगे। तो सर इसमें जैसे अब एक एंगल पे आ रही वेलोसिटी, तो मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट वगैरह अलग करके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे अगर कैप में बेटा करना पड़ेगा ना मतलब? अगर नॉर्मल केस में आ गया, हाँ। है ना,
तो तो डायरेक्ट। डायरेक्शन सेम ही लोगे, सिंपल। यस सर। लेकिन एंगल पे होगा तो भाई बताते हैं निकालना, तुमको वेट करो। ओके सर, थैंक यू। ओके, दीक्षा बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर आपको आवाज? हाँ आ रही है बेटा, आ रही है, बोलो। सर ये जो एनर्जी होगा, ये जो नीचे फोर्स अप्लाइड में आपने लिखा है सर, ये तो हाँ टोटल एनर्जी हो जाएगा सर, तो वो पावर क्यों लिखा है? ये वाला हाँ सर यही वाला। बेटा, ई क्या है? एक एनर्जी। फोटोन की एनर्जी। हाँ। और ये क्या है बेटा? n फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड, एक सेकेंड में। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। सौरभ बोलो। सर यहाँ पे तो ठीक है, हम ये मान लेके चल रहे हैं कि हाँ स्लैब के केस में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर स्फेरिकल सरफेस हो या फिर कुछ अलग तो उस टाइम में तो काउंट करना तो पड़ेगा हमको। काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, तो काउंट अच्छा। करना पड़ेगा। ओके सर। हो गया बच्चा? देखो बेटा आगे, तो देखो मैंने कहा नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस से बेटा अगर परफेक्टली अब्सॉर्बिंग सरफेस होगा तो ये होगा, है ना? ठीक है। और अगर कहूं बेटा मैं कि ऑन ए जनरल सरफेस, है ना बेटा, या कहो चलो ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना बेटा। अगर मैं कहूं कि सरफेस हमारा क्या हो बच्चा? पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग हो, तो देखो बेटा अगर पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग हो तो क्या होगा? जब सरफेस पे टकराएगा बेटा तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, बोलो। और अगर उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा बेटा तो मोमेंटम में चेंज डबल हो जाएगा, है ना? मोमेंटम में चेंज डबल हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2p/c हो जाएगा बेटा, बोलो। आई बात समझ में? बोल बच्चा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा बेटा 2ia/c, ये हो जाएगा 2i/c। तो अगर हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो डबल हो जाएगा फोर्स, ठीक है। नोट कर लो इसको भी। एरिया सी के इक्वल क्यों है? क्या लिख रहा है बच्चा पागल जैसा, बताओ तो। एरिया तो यहाँ ए लिखा है ना मैंने। अरे भाई h/λ मोमेंटम और hc/λ एनर्जी, है ना? तो मोमेंटम इक्वल टू E/c बोल सकते हैं ना। मयंक बोलो। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये अभी समझ में नहीं आया कि अगर पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सर उसी डायरेक्शन। तुम्हारा आवाज बहुत कम हो गया अचानक। हेलो। हाँ बोलो। सर ये जो अगर पूरी तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हाँ तो सर वो डबल कैसे होगा, वो समझ में नहीं आया। किसी एक फोटोन का मोमेंटम जाने के समय कितना हुआ? h/λ। हाँ सर। और जब टकरा के वापस लौटेगा तो कितना मोमेंटम होगा? फिर से वापस h/λ। हाँ सर। तो पहले था अगर पॉजिटिव तो बाद में हो गया नेगेटिव, हाँ या पहले मान लो नेगेटिव तो बाद में हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो कितना चेंज हुआ बताओ? हाँ सर 2h/λ का। ठीक है। यस सर। अब चलो बता, अब मैं कहूं ऑन ए जनरल सरफेस, अब कहें बेटा जनरल सरफेस। अब अगर जनरल सरफेस की बात कहेंगे बेटा तो क्या कहोगे? इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन होगा बेटा और कुछ रिफ्लेक्शन होगा, है ना? तो कहोगे मान लो बेटा इंटेंसिटी आई गिरा, तो क्या बोलेंगे बेटा कि इसमें अल्फा आई पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया बेटा और रो इंटू आई पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, बोलो। ठीक है। इसका मतलब बच्चा इस केस में जो हम प्रेशर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? देखो बच्चा, इस बार क्या बोलोगे प्रेशर? तो कहेंगे बेटा इस बार जो प्रेशर होगा ये होगा प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्लस प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, है ना बेटा? तो एब्जॉर्प्शन की वजह से कितना हो जाएगा? तो कहोगे अल्फा I/c, और इसकी वजह से बेटा 2 रो इंटू I/c। इसका मतलब P इक्वल टू कितना बच्चा? I/c इंटू अल्फा प्लस 2 रो। ये हमारा होगा बेटा, ये तुम्हारा हो गया जनरल फार्मूला, है ना? अभी तुम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो जब भी गिरेगा नॉर्मल। इसका मतलब याद तुम्हें ये फार्मूला करना है, ठीक है?
लिख लो। सर थोड़ा ब्लर हो गया है। सर वीडियो ब्लर। हाँ हल्का सा ही ब्लड है बेटा, देखने लायक है बिल्कुल, मेरे को दिख रहा है मोबाइल में क्लियर। चलो मैं पढ़ दे रहा हूं। अगर कहूं ऑन ए जनरल सरफेस, अगर सरफेस एक जनरल सरफेस है, सामान्य सरफेस है ना बेटा, सामान्य सरफेस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है ना बच्चा। तो रिफ्लेक्शन हमारा हुआ फैक्टर आई का, मान लो 20%, 20% रिफ्लेक्शन है तो 0.2 हो गया आई, और अगर 40% एब्जॉर्प्शन है तो 0.4 आई हो गया, है ना। तो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। तो एब्जॉर्ब वाले का फोर्स प्रेशर I1/C और रिफ्लेक्ट वाले का I2 2I2/C। अब दोनों को जोड़ दिया, बोलो भाई अवस्थी। यस सर। सर बोलो। आपने लिखवाया था सर फोटॉन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विथ इटसेल्फ, है ना सर। हाँ तो हाँ इसमें तो अगर इसमें एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है तो फोटॉन्स को पार्टिकल नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं सर। एनर्जी अगर ऑब्जर्व हो रही तो पार्टिकल नहीं है, ये क्या बात हुई बेटा, ये क्या मतलब बात सर कर दिया अगर तुमने जैसे यार। ये ट्रांसमिशन और ये अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फोटॉन्स को हाँ पार्टिकल कह रहे हैं कि एनर्जी कह रहे हैं? तुम्हें लगता है कि पार्टिकल एनर्जी अलग अलग है? जी सर। दोनों को अलग कर सकते हैं, पूछ रहा हूँ सर, ऐसा है हो ना। सकता है कि? जी सर। तुम बताओ मुझे, एक बॉडी है, मास 2 किलोग्राम का है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें है? हाफ mv²। कितनी आ जाएगी? 2 वेलोसिटी kg का कितनी मास, सर? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, सर 100 जूल। 100। ठीक, अब बताओ ये काइनेटिक एनर्जी और मास को अलग कर लोगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं कर सकता बेटा, तू कैसे कर लेगा? जी सर। आज तक हमेशा यही कहते आए बेटा हम लोग की एनर्जी अगर है तो कहाँ है एनर्जी, ये ढूंढते आए ना, जी सर। है कि नहीं। एनर्जी जी सर। हमेशा स्पेस में नहीं हो सकती है ऐसे, तभी तो मानना पड़ रहा हमको फोटोन, जी सर। कि फोटोन में ही एनर्जी है। जी सर। चलो आगे देखो बच्चों। अब देखो, ये मैंने कहा था बेटा नॉर्मल इंसिडेंस। अब चलो बात करें, सेकेंड पार्ट में आए। अब कहते हैं बच्चा ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है। सब लोग ध्यान देना बच्चा इसमें, ऑब्लिक इंसिडेंस फिर से ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, सरफेस हमारा पूरा पूरा एब्जॉर्ब करने वाला, जो भी लाइट गिरेगा वो पूरा एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक बॉडी है। मान ले बच्चा ये हमारा एक सरफेस, मान ले बच्चा कोई भी एक सरफेस है ना, इस सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट, तो कैसे करते हैं, रे ऑफ लाइट यूं गिर रही है बेटा, रे ऑफ लाइट यूं आ रही है, और इस रे की इंटेंसिटी हमारी है बेटा कैपिटल आई, इस रे की इंटेंसिटी है कैपिटल आई। अब मानो यहां से हमारा एक सरफेस बेटा ऐसे रख दिया, एक सरफेस अगर हमारा ऐसा रख दिया तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा बच्चा ये ऐसे हो जाएगा नॉर्मल। तो मान ले बच्चा इस नॉर्मल पे जो रे ऑफ लाइट आके गिरी वो ऐसे गिरी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, या चलो इसको थीटाई मान लेते हैं बेटा, तो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगा। बोलो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चा। अब इस वाले फोटोन का बेटा मोमेंटम कितना है देखो, h/λ है ना बेटा, h/λ है ना। लेकिन अब तुम कहते हो कि सरफेस पूरी तरह अब्सॉर्बिंग है, इसका मतलब इस वाले की बात हमको नहीं करनी है बेटा, अभी जो भी हमारा गिरा ये पूरा पूरा एब्सॉर्ब हो गया। इसका मतलब बेटा बताओ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कितना हो गया, बोलो बेटा एक फोटोन का मोमेंटम में चेंज कितना आया, इक्वल टू h/λ। बोल बच्चा होगा एक फोटोन का मोमेंटम में चेंज h/λ, ठीक है। अब सोचो बेटा, अब हम कहें यहाँ कि h/λ अगर हमारा ये एनर्जी है मोमेंटम बेटा है ना, तो अब बताओ अगर मैं कहूं n फोटोन्स गिरे, n फोटोन्स पर सेकेंड अगर गिर रहे हैं बच्चा है ना, तो कितना बोलेंगे बोलो, फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा बच्चा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू
2h बाई लैम्डा इंटू एन, है ना बेटा। तो ये हमारा हो गया n e बाई सी, ठीक, सॉरी, h बाई लैम्डा इंटू एन, तो हो गया बेटा h बाई लैम्डा बराबर e बाई सी, तो हो गया n e बाई सी, ठीक। लेकिन सोचो बेटा, अब सोचने की बात यह है कि मोमेंटम जो चेंज हुआ वो किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, है ना। तो अगर फोटोन ऐसे आया बेटा, तो इस सरफेस पे ऐसा फोर्स लगाएगा, बोलो बेटा, इस सरफेस पे ऐसा फोर्स लगाएगा बेटा, बोलो, ठीक है ना। तो अब सोचो, इस सरफेस से बेटा ऐसा फोर्स लगाएगा, है ना, तो इस वाले फोर्स की वजह से बेटा प्रेशर बोल सकते हो क्या, बोलो, नहीं ना। प्रेशर के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, बोलो, प्रेशर के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। अब चलो ध्यान दो, ये जो फोर्स मैंने लिखा अभी, वो क्या लिखा, वो लिखा एन ई बाई सी, सब लोग ध्यान दे बच्चा, एन ई बाई सी, है ना, इज इक्वल टू पावर बाई सी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी, है ना। अब बताओ, इंटेंसिटी और एरिया कैसा मानते हो, इंटेंसिटी और एरिया कैसा मानते हो बेटा, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर ना बेटा, बोल, है ना। अब बताओ, क्या इंटेंसिटी और एरिया है परपेंडिकुलर, इंटेंसिटी और एरिया बेटा है परपेंडिकुलर, नहीं है ना बच्चा। तो तुम्हें पहले इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, ये अगर एरिया है बेटा, तो इस एरिया का दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा बेटा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा, है ना। तो अगर परपेंडिकुलर एरिया लेंगे बच्चे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, बोलो, तो ये होना चाहिए आई इंटू ए कॉस थीटा बाई सी, बोल बच्चा, ठीक है। और अब जब तुम प्रेशर निकालोगे बेटा, तो क्या कहोगे, फोर्स बाय एरिया। लेकिन फिर कौन सा फोर्स, तो कहेंगे ये वाला फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इस एफ का कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा बेटा एफ साइन थीटा, है ना। हम कहेंगे कि प्रेशर के लिए जो फोर्स लगेगा बेटा, वो ये वाला हम काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चा एफ कॉस थीटा बाई एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट करो, तो हो जाएगा आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो बच्चा, होगा, सीखा। अगर एंगल आएगा बेटा, तो सिर्फ कॉस नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, ठीक है, लिख लो। बोलो कुणाल, हेलो सर। बोलो। सर वो जो आपने अभी उसका एरिया का कंपोनेंट लिया है ना, तो उसके अंदर हाँ फोर्स के अंदर जब जो आपने कंपोनेंट लिया था ना, cos थीटा sin हाँ थीटा वाला, वो सब दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा, प्रेशर के लिए हम एरिया कैसा लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। प्रेशर के लिए एरिया हम लेंगे परपेंडिकुलर, यस सर। है ना। किसके परपेंडिकुलर, फोर्स एरिया के, फोर्स के, हाँ। है ना बेटा, यस सर। ठीक। लेकिन फोर्स तो हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ। तो मोमेंटम चेंज होने का डायरेक्शन अगर ये है बच्चा, है ना, तो फोर्स कैसा होगा, ये। यस सर। तो कंपोनेंट किया इसको इस तरफ। ओके ओके सर। बोलो सुनील। सर हमने ऊपर की कंप्लेंट किया था, तो सर वो भी तो इसके अलोंग ही किया था, मोमेंटम के अलोंग, फोर्स के अलोंग ही तो कंपोनेंट किया था सर ऊपर भी। किस चीज को, सर फोर्स इक्वल्स टू आई इनटू ए कोस थीटा बाय सी लिखा था ना, तो सर उसके अंदर अपन ने फोर्स नहीं एरिया का बच्चा, कंपोनेंट। ये प्रेशर था, ये था, पावर था बेटा, यस सर। ये पावर था, यस सर। समझा बेटा। ये पावर की मैंने बात की, ये प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। ओके। हाँ। यस सर। जल्दी नोट करो।
तो अब बताओ बेटा, अगर रिफ्लेक्टिंग कर देंगे तो क्या होगा? अगर कर दिए बेटा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या हो जाएगा? अब हमारा रिफ्लेक्शन होगा बच्चा, तो लाइट यू निकल जाएगा। बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा, लाइट जब यू निकल जाएगा, है ना, गौर करना सब लोग यहाँ गौर करो। तो देखो बेटा, जो लाइट हमारी आ रही है उसका मोमेंटम ऐसे है बच्चा h बाई लैम्डा। तो इस h बाई लैम्डा का एक ऐसे कंपोनेंट होगा बेटा और एक ऐसे कंपोनेंट होगा। बोलो, ये होगा h बाई लैम्डा कॉस थीटा और ये होगा h बाई लैम्डा साइन थीटा। बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, जो लाइट यहां से निकली है रिफ्लेक्ट होकर के, जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर निकली है, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ही है बेटा। तो इस मोमेंटम का कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा h बाई लैम्डा कॉस थीटा और ऐसे हो जाएगा बेटा h बाई लैम्डा साइन थीटा, है ना। तब बताओ मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में हुआ? सरफेस के पैरेलल, सरफेस के परपेंडिकुलर या दोनों? बोलो बच्चा, मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में हुआ? सरफेस के पैरेलल, सॉरी ये साइन है, गड़बड़ लिख दिया मैंने इसको, ये साइन है बच्चा, ये साइन होगा ना, थीटा यहां एंगल था ना, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, ठीक है। बोलो बोलो बेटा, अदिति, अदिति बोलो, नहीं बोलना है इसको। देवेश, परपेंडिकुलर होगा। इस डायरेक्शन में सेम ही रह गया, देखो, है ना। सर इधर हमारा डायरेक्शन पहले था सरफेस की तरफ, फिर हो गया सरफेस से दूर, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? 2 टाइम्स h बाय लैम्डा cos थीटा। 2 टाइम्स h बाई लैम्डा कॉस थीटा, है ना बेटा। तो मोमेंटम में चेंज इतना हुआ, तो फोर्स अप्लाइड कितना हो गया? 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा इंटू 2। बोलो बेटा, इंटू n, है ना बच्चा, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया हमारा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू एन एच बाई लैम्डा। ये हो गया, एक मिनट, 2 कॉस थीटा इंटू एन एच बाई लैम्डा, है ना बेटा। ये हो गया 2 कॉस थीटा इंटू पावर अपॉन सी। बोलो बच्चा, ठीक है ना। अब बताओ ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर लग रहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि इस बार मोमेंटम चेंज तो परपेंडिकुलर हुआ, इसलिए फोर्स भी हमारा कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, है ना बेटा। और पावर के लिए आई इंटू एरिया, फिर से बोलेंगे एरिया हमारा है बेटा, परपेंडिकुलर लेंगे एरिया हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू आई इंटू ए कॉस थीटा बाई सी। बोल बेटा, होगा, ठीक है। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये हो जाएगा 2 आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, लिख लो। बोलो बेटा, भाग गया। रूपाली बोलो। इसमें आपने एरिया का कंपोनेंट लिया है। लिया है, ठीक है। क्योंकि लाइट ऐसी आ रही है ना अभी भी, और एरिया ऐसे है ना। यस सर। एरिया का तो कंपोनेंट करना ही पड़ेगा। ओके सर। इंटेंसिटी और पावर का ही ये था ना फॉर्मूला। यस सर, यस सर।
भावेश सर इसमें आप डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आ रहा। देखो, लाइट का एक बीम सोचो ऐसा आया, और ये हमारा सरफेस है बच्चा, ठीक है। ये हो गया बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो ठीक है। चुप हो गया फिर से। भावेश हैंड रेज करो। बोल भावेश। यस सर, यस सर। ये डायग्राम ओके है? हाँ हाँ। तो देख बच्चा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम हमारा है h बाई लैम्डा है। यस सर। ठीक, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगा। हाँ निकलेगा, है ना। यस। तो इस वेक्टर का एक ऐसे कम पॉइंट आएगा बेटा, और एक ऐसे कम पॉइंट आएगा, बोलो आएगा। यस सर। और इस वेक्टर का एक ऐसे कम पॉइंट आएगा और एक ऐसे कम पॉइंट आएगा, बोलो। यस सर। हाँ। क्या दिख रहा है बच्चा? डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। यहाँ डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? सेम। क्या बोलोगे? सरफेस के पैरेलल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, नहीं नहीं। हाँ तो सरफेस के परपेंडिकुलर चेंज हुआ। हाँ। ये समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद मान लो n फोटॉन्स गिरे तो इनटू n यस सर। फोर्स हो गया। यस सर। ठीक, अगर ये फोर्स हाँ। निकल गया तो फोर्स निकलने के बाद मैंने कहा n इंटू h बाई लैम्डा इज इक्वल टू पावर बाई c। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। अब इसमें हमारा पावर बाई सी में पावर क्या होता है? फॉर्मूला इंटेंसिटी इनटू एरिया। यस सर। और एरिया कैसा? वो एक cos थीटा उसके मोमेंटम के डायरेक्शन में। अब समझ में आ गया होगा सारा चीज? यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। कुशल बोलो, कुशल बोलो। सर इस पे ई का कोई इफेक्ट होता है क्या? इसका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का? सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो रेस्टिट्यूशन का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ई का नहीं बच्चा, फोटोन के बारे में नहीं मानते हम लोग हैं, है ना। ठीक है, कि फोटोन या तो पूरा ऑब्जर्व होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यस सर। अगर तुम ई की बात कर दिए इसका मतलब हो गया पार्शियल एब्जॉर्प्शन, है ना बेटा। पार्शियल अलाउड नहीं है ना फोटोन में। यस सर। या तो परफेक्टली इलास्टिक या तो इलास्टिक। थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब चलो बात करें जनरल सरफेस की। एक सामान्य सरफेस की बात करें, ऑन ए जनरल सरफेस, फिर कहोगे बेटा जनरल सरफेस दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। जनरल सरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ेगा। हम बात करेंगे अल्फा और रो की, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेटा प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड पार्ट। जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ बेटा उसके वजह से कितना प्रेशर, तो कहेंगे P रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, पुट कर लो, 2 इंटू रो इंटू आई डिवाइड बाई सी इंटू कॉस क्वाइटा, है ना बेटा। अब कहोगे प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड पार्ट, जो पार्ट हमारा एब्जॉर्ब्ड हो गया बेटा उसके बारे में बात करो। तो जो एब्जॉर्ब हो गया उसके लिए हो गया P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 2 इंटू, 2 नहीं होगा इसमें, अल्फा आई बाई सी कॉस क्वाइटा। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कट गया नीचे से, 1 मिनट सर वीडियो ब्लर है। देखता हूं, रुको। मैंने ये बंद कर दिया यार।
हाँ थोड़ा ब्लड तो है बच्चा, लेकिन पढ़ने के लायक है, पढ़ने के लायक है बच्चा। तो एडजस्ट करो, क्या कर सकते हैं। अब आवाज देखते रहेंगे बेटा पढ़ा ही नहीं पाएंगे फिर तो ना, थोड़ा आवाज सुन के भी काम चलाओ। तो देख बच्चा फिर से बोलता हूं सुनो, पावर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोर्स, प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोर्स, रिफ्लेक्टेड पार्ट है कितना बच्चा 2 इंटू आई की जगह पे हो जाएगा बेटा रो इंटू आई बाई सी इंटू कॉस क्वाइटा, और प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट, जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, प्रेशर एब्जॉर्ब्ड अल्फा आई बाई सी कॉस क्वाइटा। ठीक है, तो अब देखो बेटा नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, नेट प्रेशर इन दोनों को ऐड करो, नेट प्रेशर में इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो हो जाएगा प्रेशर नेट बराबर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 रो इंटू आई इंटू कॉस क्वाइटा बाई सी, ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स। ठीक, हाँ अभी क्लियर हो गया। श्रेयस बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे अपन वो बलून पे लेजर की बीम जब मार्क करते हैं उस पे, तो सर ये इसी प्रेशर की वजह से फूटता है ना बलून, या किसी और वजह से? बिल्कुल कर सकते हो ऐसा तुम, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका सरफेस स्फेरिकल है ना। सर हम सबने सरफेस प्लेन लिया है, फिर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सरफेस पे। यस सर। सर वो प्रोजेक्टेड एरिया से भी तो निकल सकता है ना? हाँ अगर एब्जॉर्बिंग होगा तो कर सकते हो, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो प्रोजेक्टेड एरिया करना, लेकिन रिफ्लेक्शन वगैरह होगा तो नहीं करना, रिफ्लेक्शन वगैरह में अलग आ जाएगा आंसर। ठीक है, फैसला साहब बोलिए। सर मैं पूछ रहा था सर, एक एक्सपेरिमेंट अगर कंडक्ट करें जिसमें वही लेजर 2-3 लेजर लाइट को अगर हम वेइंग मशीन पे डालें सर, जो मतलब जो अंगूठी पे नापते हैं सर, जो मार के पास रहता है सर, उससे वो क्या बोलो सर, वो प्रेशर अप्लाई करेगा उस पे और तो वो झुकेगा क्या सर? बच्चा मुझे बताओ, क्या तुम ये मन में तुम्हारे डाउट है कि ये सब बातें कहीं गलत तो नहीं? बोलो। नहीं सर, ऐसे एक्सपेरिमेंट सोच रहे तो ऐसा भी हो रहा है, हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं जहां हमें डाउट हो, जहां हम क्लियर हो वहां थोड़ी करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट। बताओ, हाँ कोई मोहल्ले में आदमी मिल जाए और बोले मैं तुम्हारा चाचा हूँ, अगर मोहल्ले में आदमी मिले और बोले मैं तुम्हारा चाचा हूँ तो पूछोगे ना कहाँ, गांव कहाँ है, घर कहाँ है, फिर मानोगे हाँ तुम चाचा वाकई मेरे हो। ठीक है ना, लेकिन जो घर में तुम्हारे साथ बचपन से रहते आए हैं, मम्मी पापा भाई बहन है ना, उनको थोड़ी चेक करोगे भाई बहन है कि नहीं, क्योंकि हमसे हो रहे हैं। बेमतलब में क्यों भटकाओ तुम लोग के मन में है यार। ये क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, मानता हूं मैं, है ना, लेकिन हर जगह नहीं बच्चा, हर जगह नहीं। चल देख आगे, देख बेटा एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देना। कहते बेटा मान ले बेटा एक बहुत हल्के धागे से एक ऐसा हमने लगा दिया बेटा प्लेट, थिन फॉयल लगा दिया बच्चा, ठीक है ना, और कहा कि इसके ऊपर जो है बेटा इसका मास देते हैं, चलो मास इसका एम बहुत हल्का मास है बेटा, है ना, इसके ऊपर लाइट ऐसे गिरी बेटा ऑफ इंटेंसिटी आई, लाइट की इंटेंसिटी आई है, इसका ये चौड़ाई बेटा ए है और ये इसकी चौड़ाई है बी, ठीक है, ए और बी। तो सवाल कहता है बेटा कि जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे, जब इस इंटेंसिटी की वजह से फोर्स लगेगा, है ना, तो पहला हमारा सवाल है चूज द पॉसिबल डायग्राम। ठीक है बेटा, डायग्राम कैसा बनेगा इन इक्विलिब्रियम में डायग्राम इसका कैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है बेटा कि धागा हमारा ऐसे हो जाएगा लेकिन प्लेट हमारा ऐसे रहेगा वर्टिकल। दूसरा ऑप्शन कहता है बेटा कि धागा हमारा वर्टिकली रहेगा, है ना, और प्लेट हमारा तिरछा हो जाएगा।
ठीक है बच्चा। तीसरा हमारा कहता है बेटा कि धागा और प्लेट दोनों ही तिरछे हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और चौथा कहता है कि धागा भी तिरछा होगा, है ना, और प्लेट भी तिरछा होगा, लेकिन दोनों के लिए डायरेक्शन अलग अलग होगा। बोलो बोलो कौन सा बेटा इसमें एक्सेप्टेबल है एबीसीडी में से? चैट ओपन कर रहा हूं, बोलो एबीसीडी में कौन सा आंसर है? सर डी। डायग्राम फिर से करता हूं एक्सप्लेन। पहला कहता है बेटा कि धागे प्लेट मान लो ये है, प्लेट अगर ये है तो ऐसे रहेगा धागा, है ना, ठीक। दूसरा कहता है क्या कि धागा ऐसे ही रहेगा वर्टिकल और ये ऐसे मुड़ जाएगा। तीसरा कहता है बेटा कि धागा और प्लेट तीनों रहेगा बेटा सेम डायरेक्शन में। और चौथा रहेगा बेटा कह रहा है कि धागा अलग और प्लेट अलग। हालांकि किसी का बहुमत नहीं है, सारे ऑप्शन में बराबर बराबर लोगों ने आंसर दिए हैं। एक आंसर बहुत कम लिख रहा है, वो है सी। सी ऑप्शन बहुत कम लोगों ने दिया है बेटा, है ना, और जो कम दिया है वही आंसर है सी, है ना। अब क्यों और कैसे, ठीक है, बताओ मुझे बच्चा। इनसाइड डायग्राम में इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या दोनों? बोलो बच्चा। इक्विलिब्रियम अगर इसमें है तो कैसा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, दोनों, है ना बेटा। क्योंकि सवाल कहा गया ना बेटा इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम। देखते हैं बच्चा। तो देखो इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो कहोगे ना बेटा ऐसे mg, बोलो, है ना, और इससे लगेगा फोर्स ऐसे और ऐसे लगेगा बेटा टेंशन, है ना, ठीक है। तो यहां तुम कह दोगे कि टेंशन का ये कंपोनेंट mg बैलेंस कर लेगा और टेंशन का ये कंपोनेंट ये बैलेंस कर लेगा, है ना बेटा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हो गया, लेकिन मुझे बताओ क्या इस वाले के पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो हुआ बेटा? बोलो, सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ बेटा, बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि देखो इसका टॉर्क बन गया ना, इसका टॉर्क नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका बन गया, इसलिए गलत, ठीक है। अब ऐसे यहां देखो, इसमें बोलेगा बेटा ऐसे फोर्स mg, ऐसे फोर्स F और ऐसे टेंशन T, है ना बच्चा। अब क्या दिख रहा है कि फोर्स F बैलेंस ही नहीं हुआ, फोर्स F तो बैलेंस ही नहीं हुआ ना बेटा, है ना। इसका मतलब ये भी गलत है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें कहोगे ऐसे mg, ऐसे F और ऐसे T, है ना बेटा। अब देखो टेंशन में और प्लेट में एंगल बन रहा है बेटा, है ना। तो तुम कह सकते हो T cos थीटा इसको बैलेंस करेगा, T sin थीटा इसको बैलेंस करेगा, है ना। लेकिन फिर बोलोगे कि इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं हुआ, इन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा बच्चा, लेकिन इसका टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो ये गलत है ना बेटा। इस वाले में देखो ऐसे हमारा mg, ऐसे हमारा F और ऐसे हमारा टेंशन T, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो फोर्स ही बैलेंस हो गया बेटा और टॉर्क ही बैलेंस हो गया। इस वाले पॉइंट के बहुत टॉर्क जीरो है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। बात समझ गए ना, ठीक है। अब देखो इसी में एक और सवाल, इसी में एक और सवाल है, सवाल नंबर 2 कहता इफ मास इक्वल टू है बच्चा 2 मिलीग्राम, मास है 2 मिलीग्राम, ठीक है। A इक्वल टू B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। और कहता है बेटा एंड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जब आया तो, है ना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री। तो कहता है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहता है बताओ लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, बनाओ। सवाल समझ के बच गया? सवाल पढ़ दे रहा हूं, सुन लो, सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं। m इक्वल टू 2 मिलीग्राम, मास 2 मिलीग्राम, लंबाई चौड़ाई दोनों 2 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई दोनों 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में आएगा
तो इसका जो इंक्लाइनेशन है वो 30 डिग्री का है ना। तो फिर हमारा ये इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है बेटा। ये मान के चलना है बेटा, है ना, कि प्लेट जो हमारा है बेटा वो ओपैक है, वो ओपैक है, ट्रांसमिट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। या चलो एक मिनट, चलो इसके बाद अल्फा इक्वल टू 1, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, करो। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चा, रो इक्वल टू 1। बनाओ। रियलमी, मेरा मॉडर्न का क्लास मिस हो गया बेटा, अपलोड कर दिया है मैंने यूट्यूब पे, देखे ना वहां से। अच्छा वो तो मैं करूंगा, आज ही करूंगा ना, मॉडर्न का आज ही सेकंड क्लास तो है, मॉडर्न का सेकंड क्लास आज ही है बच्चा ना। हाँ बेटा कर दूंगा अपलोड, पहले लेक्चर कंप्लीट तो कर लें। व्हाट इज क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ, इंतजार करो, पढ़ाएंगे इसके बारे में। हालांकि मुझे एसी में पढ़ाना चाहिए था इस चीज को, लेकिन एसी में पढ़ाता तो सिर्फ एक फॉर्मूला तुमको बताता मैं, कॉन्सेप्ट नहीं। एसपी, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा है, अच्छे से लिखूं। वेस्ट बंगाल में भूकंप आया है, तो वेस्ट बंगाल में है क्या बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होती है ना, तो हर किसी पॉइंट के अबाउट करना पड़ता है बेटा, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में किस पॉइंट के अबाउट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋषि बोल रहा है सर आज सिर्फ पढ़ो, मैं पढ़ूंगा दिन भर, तो क्लास कौन लेगा। अभी ये आरबीडी क्यों चल रहा है, अरे भाई 11th का बैच है तो आरबीडी होगा ही होगा बेटा। हाँ डिस्कस करेंगे, ईयर मेजरमेंट करेंगे, मॉडर्न के बाद करेंगे, लास्ट में करेंगे। एंगल वर्टिकल से है बच्चा, एंगल हमारा वर्टिकल से है, लिखना भूल गया मैं, एंगल वर्टिकल से है ना, विथ वर्टिकल। अब तुम सब लोग अब तक सिर्फ बात किया, आंसर कोई नहीं दिया मुझे, अब तक आंसर कोई नहीं दिया, सब बात ही कर रहे हो सिर्फ। मॉडर्न कितना लंबा चलेगा, कितना चौड़ा चलेगा, बट नालायक कहीं का बना, खाली सवाल करता है पर आप बता आंसर देता नहीं है। देखो एक बात, ढक्कन क्या आंसर बोल दिया है क्रिस, बेटा रूट नहीं आग लगता, चेक करो एक बार ठीक से, तो क्रिस एक बार आंसर चेक करो। मयंक का आंसर आया, सुजल का आया, श्रेयस का आया। चलो मैं करता हूं, देखो तो देख बच्चा, डायग्राम तो सी वाला ही बनेगा, क्लियर हो गया, डायग्राम तो सी वाला ही बनेगा बेटा। तो कैसे बनेगा देख, देख बेटा, धागा ऐसे हो गया और प्लेट ऐसे हो गया है ना, तो देख बेटा इस पे फोर्स लगेगा mg ऐसे, है ना, और टेंशन लगेगा बेटा ऐसे t। अब देख बच्चा ये एंगल हमारा थीटा है, तो जो लाइट इसके ऊपर गिरी वो ऐसे गिरी, है ना बच्चा, लाइट अगर ऐसे गिरी बेटा, इसका मतलब यहां से जो नॉर्मल होगा इसका भी एंगल थीटा होगा, है ना। अब बताओ अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो फोर्स कैसे लगेगा, बोलो फोर्स कैसे लगेगा, बोलो बोलो। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा ना बेटा। तो फोर्स हमारा कैसे लग जाएगा, देखो फोर्स हमारा लग जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, फोर्स लग जाएगा हमारा बेटा रेडिएशन वाला फोर्स, यूं लगेगा एफ, बोलो ठीक है ना बच्चा। फोर्स हमारा ऐसे लगेगा एफ, है ना। तो देख बच्चा अगर हमारा ऐसे फोर्स लगा, अगर हमारा ऐसे फोर्स लगा तो क्या कहोगे, mg का देखो बच्चा
ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, बोलो होगा ना बेटा, थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, और ऐसे हो जाएगा बच्चा mg sin थीटा, तो क्या बोलेंगे f इक्वल टू mg sin थीटा, बोल बेटा होगा, ठीक है। अब देखो f हमारा कितना, f हो जाएगा बेटा 2i बाई सी cos स्क्वायर थीटा, बोलो बेटा 2i बाई सी cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये प्रेशर है बेटा, इस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करो तो ना आएगा बेटा फोर्स, है ना, दैट इज इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा, है ना बेटा। तो आई निकालने बोला था, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा बेटा mg c बाई 2a, mg c बाई 2a इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा, समझे ना, है ना बेटा। अगर ये सरफेस क्या होता, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता, तो तुम फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाते, तो तुम फोर्स बेटा हॉरिजॉन्टल लगाते ना। चलो अब डिस्कस करेंगे होमवर्क। क्या दिया था मैंने होमवर्क, मुझे याद ही नहीं है। D4 क्या दिया था होमवर्क, इधर बता दो मुझे। अल्टरनेटिंग करंट का एक्सरसाइज 1, एसी का एक्सरसाइज 1, ओके। जो सर तो ग्रेविटेशन खुल गया, जेपी, अच्छा ईएमआई पूरा हो गया हम लोग का क्या, नो सर, ईएमआई में कहां तक बचा है, एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन बाकी है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, सर पार्ट 2 थोड़ा सा, पार्ट 1 पूरा बाकी है। अच्छा पार्ट 1 पूरा बाकी है, ओके ठीक है। चलो निकलो बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में, एसी का है, एसी में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन कहां तक हो चुका डिस्कस, बी तक, सी तक हो चुका है, ठीक है। निकालो बेटा डी में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी, D3 पूछना है, D4 पूछना है ना, नहीं D4 पूछना है सिर्फ, ठीक है। देखो बच्चा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर D4, देखो बेटा D4 में क्वेश्चन नंबर D4 कहता है बेटा कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बराबर 300 मीटर, देख बच्चा वेवलेंथ हमारा है 300 मीटर, है ना, कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ ट्रांसमिशन सेंटर, एक कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, कंडेंसर हो गया बेटा कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चा, इज अवेलेबल, कंसीडर द इंडक्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड कॉइल फॉर ए रेजोनेंस सर्किट, है ना बच्चा। तो अगर रेजोनेंस सर्किट की बात करनी है बेटा तो हम बोलेंगे ना ओमेगा बराबर 1 पाई रूट LC इज इक्वल टू 2 पाई F, तो देख बेटा हो जाएगा 2 पाई इंटू F, F हो जाएगा बेटा C बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई रूट LC। अब देख बेटा ये जो C हमारा है ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा तुमको दिया है बच्चा 300 इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट L इंटू C 2.5 10 पावर -6, अब L निकाल लो बच्चा। अब देखो D3 में, D3 पूछा है किसी ने, देखो बच्चा D3, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉरी एन इंडक्टर कॉइल एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज with an AC source of RMS voltage 24 volt, RMS voltage बच्चा 24 volt, when the frequency of source is varied a maximum RMS current of 6 ampere is found, है ना बेटा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू आया बच्चा 6 एम्पियर, मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन में जो इंपेडेंस होता है बेटा वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, बोलो, है ना, एट रेजोनेंस इंपेडेंस बेटा R के बराबर, इसका मतलब R कितना हो जाएगा, तो 24/6, इसका मतलब बच्चा 4 ओम,
4 ओम हो गया बेटा उसका रेजिस्टेंस। अब कहता है कि अगर तुम इसी को 12 वोल्ट डीसी में लगा दो, इसी इंडक्टर को 12 वोल्ट के डीसी में लगा दो, ठीक है बच्चा, इसी इंडक्टर को जिसमें कि कोई खास इंडक्टेंस कितना है नहीं पता, लेकिन इसका रेजिस्टेंस पता चल गया हमको 4 ओम है ना बेटा। इसको एक डीसी सर्किट में लगा दो जिसका कि ईएमएफ 12 वोल्ट है बेटा, है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा 4 ओम है। तो स्टेडी स्टेट में करंट क्या होगा, तो क्या बोलेगा स्टेडी स्टेट में, आई स्टेडी स्टेट बराबर 12/4 + 4, है ना बच्चा, हो गया। अब सेक्शन ई में आओ। प्लीज अनम्यूट। अनिकेत बोलो भाई। सर मैं PA7 से हूँ सर, PA स्टार। बोलो बेटा। हाँ सर तो सर हम लोग का अभी 11:30 से सर क्लास था फिजिक्स का सर, तो वो क्लास नहीं हुआ। 11:30 से क्लास थी फिजिक्स की। जी सर, तो मॉडर्न क्लास नहीं फिजिक्स चल हुआ। रहा। सर उसका क्लास कब हुआ, पहले हो गया क्या? अरे बच्चा 11:30 से मैं ही क्लास दे रहा हूँ यार, तू अभी इंटर किया क्या मीटिंग में? यस सर। सर वो क्लास का मैं वेट कर रहा था, तब से देख रहा हूँ आरबीडी चल रहा है। आरबीडी चल रहा है? सर उसका डिस्कशन चल रहा है। आरबीडी का डिस्कशन? तुम कौन से मीटिंग में इंटर कर गया यार? कौन सा बैच है? ये पीए स्टार का ही बैच है, तुम्हारा ही बैच है। पीवी स्टार, पीए स्टार। ओ मतलब हाँ। तुम्हारे पास आईडी वैलिडिटी गलत थी, ऐसा है क्या? यस यस ओके। हाँ अच्छा, उसमें आरबीडी कौन से पढ़ा रहे थे, सर को पहचानते हो? अब बोल ही रहा, चला गया नहीं ये थे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा आगे टाइम पास कर गया हम लोग का, नहीं ये मजे लेने आया था, हम लोग का मजा लिया और चला गया। चलो देखो, अच्छा ये पूछ रहा है कि हमें फ्रीक्वेंसी बराबर सी लैम्डा नहीं बताया गया। अरे भाई अनम्यूट तब करूंगा जब हैंड रेस करोगे। अच्छा सबको अनम्यूट कर दूं, ये बोलना चाह रहा है। चलो सबको बात करने के लिए फ्री कर दिया। चलो देखो बेटा, आप सेक्शन ई में आओ। सेक्शन ई में आओ। E1 सर। E1 देख दो बच्चा। E1 में क्वेश्चन नंबर E1 कहता है बेटा, एक ट्रांसफार्मर है जिसे 50 टन है प्राइमरी में, प्राइमरी का बेटा 50 टन और सेकेंडरी में 100 टन। ठीक, इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट डीसी, इसका मतलब बेटा V इनपुट कितना हो गया, 220 वोल्ट डीसी है बच्चा, है ना। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, 0 ना बेटा बोल, क्योंकि डीसी में तो फ्लक्स तो बनेगा बेटा, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ना। बोलो, ट्रांसफार्मर तो एसी में काम करता है ना रे। अब पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का सेक्शन डी कौन सा पूछना है, बोलो। पार्ट 2 में कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर ए से निकालो। सेक्शन ए से आओ फिर। सेक्शन ए में कुछ डाउट है बच्चा? A5 सर इसमें सी और डी में मेरा सी आ रहा है। अच्छा देखते हैं। सर आपने राजू ना एक्स्ट्रा उसमें तो कराया था ये सब कुछ। वो तो एक्स्ट्रा क्लास थी ना, वो तो नॉर्मल क्लास हुई थी, वो सारे बच्चों के लिए नहीं थी, जो बच्चा का इंटरेस्ट था उसी के लिए था। जनरल क्लास तो यही है। A5 में डाउट है बच्चा? देखो तो A5 में सी आ रहा है। देखते हैं बच्चा। देखो A5 कहता है एक एसी वोल्टेज दिया है बच्चा, तो मीन वोल्टेज ऑफ द एवरेज कैलकुलेटेड वन टाइम इंटरवल ऑफ t/2 सेकेंड। देख दो बच्चा, हमें क्या आ गया है t/2, तो t/2 का मतलब बेटा हाफ साइकिल हो गया ना, बोलो, है ना बेटा। अब सोच, अगर मैं कहूं बेटा ये एक फुल साइकिल है, तो हाफ साइकिल इसको बोल सकते हैं कि नहीं? तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा। अच्छा बोलो, हाफ साइकिल इसको बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन अब बताओ बेटा, हाफ साइकिल इसको बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। बोल सकते हैं ना। इसमें क्या आएगा एवरेज?
0 तो क्या बोलेंगे बेटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी आ सकती है ना? अच्छा ऑलवेज नहीं आएगा, ठीक। आगे चलो सेक्शन सर बी में। B3 B3 देखते बच्चा, B3 में B3 कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन एसी सर्किट। कहता है बेटा वोल्टेज दिया है V बराबर 5 cos ओमेगा टी और I है बच्चा 2 sin ओमेगा टी। तो बोलते बेटा इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस π/2 ना बच्चा, साइन और कॉस में π/2 का अंतर है ना, तो पावर फैक्टर हो गया साई, कॉस साई 0, इसका मतलब बेटा पावर ही 0 हो जाएगा ना। आगे चलो सर B2 सर B11 B2 और B11 देखिए बच्चा B2 में पहले B2 देख लें। कहता है एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। अरे बच्चा जानते हो ना तुम, एलसीआर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंज्यूम कौन करता है? रेजिस्टर्स ना बच्चा। इंडक्टर और कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करता है बेटा, है ना। अब चलो B10 देखो। B7 B10 सर B11 B7 बस 6 7 9 10 11 है ना। चलो देखो बेटा 6 7 में सर 12 B3। अबे तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे मुझसे उधार मांग रहा हो या उधारी वापस मांग रहा है मुझसे, ऐसे चढ़ के पूछता है क्वेश्चन। अबे इतने पूछेगा सवाल क्या यार, हद हो गया यार। हाँ तुम लोग कर दीजिए सबको, लोग अरे बहुत भाई सवाल पूछते हैं। तुम लोग बेटा क्वेश्चन पूछते हो ना कि पैसा वसूलते हो, बताओ तो। जैसे आदमी को दे दिया, जब क्वेश्चन पूछता है सोचता है कि भाई मैंने इतना फीस दिया, तो एक चैप्टर के हिसाब से अगर 30 चैप्टर है ना, तो फीस डिवाइड बाई 30, एक चैप्टर का इतना पैसा। फिर उसके बाद एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन का इतना पैसा। पैसा मुझसे क्यों वसूल रहा भाई? सही है सर। अरे यार सर म्यूट कर दीजिए सब, बहुत ज्यादा सर पूरा का पूरा पूछ लिया सर। सर पढ़ के बता दीजिए आंसर। इन लोग ट्राई नहीं करते सर, म्यूट कर दीजिए यार, बताइए मत। सर पढ़ के बता देखो भाई, दीजिए, एसी हो तो छोड़ देना। बात इनकी भी गलत थोड़ी है यार। ये सोचता है कि पैसा जब मैंने दिया है तो पढ़ेंगे मास्टर साहब, बोलो है कि नहीं? सॉल्यूशन किसके लिए बनाया थे? यस सर, सॉल्यूशन भी हाँ, है। अब देखो ना 2 4 5 साल बाद ऐसा समय आएगा कि बच्चा फोन करके पूछेगा कि सर मैंने पैसा दिया था, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? 2 4 साल बाद समय ऐसा आने वाला है बेटा। उसकी तैयारी करनी पड़ेगी पहले से मुझे। देख बेटा बी में कुछ पूछने के लायक अगर है, मैं अपने से बताता हूँ चुन करके। सर B9 9 देख लेता हूँ एक बार। B9 रुक तो जाओ। पीक करंट से पूछ रहा है ना। देखो 9 में तो बेटा सिंपल है बच्चा, इंडक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस है ही नहीं इसमें, तो एक्सएल निकाल लो। एक्सएल निकाल करके है ना बी बाई एक्स जेड कर दो भाई। सिंपल सवाल बच्चा ये। B10 में क्या कहता है देखो, अगर एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे बेटा, है ना, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस घट जाएगा ना, बोलो। यस सर। अगर कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस घट जाएगा तो इंपेडेंस घट जाएगा, और इंपेडेंस घट जाएगा तो आरएमएस करंट बढ़ जाएगा, और जब आरएमएस करंट बढ़ जाएगा तो बल्ब के क्रॉस ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ठीक है सर B12 तो बेटा पॉइंट में लिखवाया नोट्स में, तुम्हारा नोट्स में लिखवाया था कि पावर का डबल होता है फ्रीक्वेंसी, 2 ओमेगा होता है ना उसमें। हाँ सर इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला देखो। सर अब देखो इसमें कहता है B11 कहता है बेटा कि एसी सर्किट में हम लोग, है ना, पावर फैक्टर को हाफ से 1/4 करना है ना, तो इम्पीडेंस क्या करना पड़ेगा? तो देखो बेटा cos साई इक्वल टू R बाई Z, बोलो। cos साई इक्वल टू R बाई Z, बोलो। रेजिस्टेंस तो बेटा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब इम्पीडेंस डबल हो गया। इम्पीडेंस डबल हो गया इसका मतलब 100% इंक्रीज,
ठीक है सर इम्पेडेंस डबल कैसे हुआ सर, समझ नहीं आया। बेटा कॉस साई का फॉर्मूला होगा बच्चा R बाई जेड, होता है ना, बोलो होता है ये। यस सर। तो R हमारा कांस्टेंट है और ये वैल्यू हाफ से 1/4 हो गया, तो ये जेड 2 से 4 हो गया ना। यस सर। तो समझ में आया? सेक्शन सी में आओ अब। एक बच्चा लिखा है C4, देखो C4 भाई। इन AC सर्किट रेजिस्टेंस R ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टेंस L। कहता है एक रेजिस्टेंस R लो और उसको एक इंडक्टर में जोड़ दो, ठीक है। अब कहता है इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट 45। देख बच्चा, अगर फेज एंगल 45 है इसका मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बराबर है ना। अब कहता है वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या है, x = R, खत्म। आगे चलो सर C3 बता दीजिए, उसमें D आंसर आ रहा है। C3 में देखो बच्चा, C3 में कहता है ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट एलिमेंट X व्हेन कनेक्टेड टू AC सप्लाई ऑफ पीक वोल्टेज 200 वोल्ट गिव्स ए पीक करंट ऑफ 5 एम्पियर, है ना बच्चा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है बच्चा, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 200/5 इज इक्वल टू 40 ओम, ठीक है बच्चा। अब कहता है सेकेंड सर्किट मान लो भाई, इसको जोड़ दिया बेटा AC सप्लाई में, तो फिर से आ रहा है सेम पीक करंट। इसका मतलब रिएक्टेंस हमारा हो गया बेटे 40 ओम, बोलो, क्योंकि फेज एंगल दिया 90 ना, बोलो देखो। बट द करंट लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री, इसका मतलब रिएक्टेंस है ना वो। अब कहता है बेटा इन दोनों को जोड़ दो सेम सप्लाई में, तो दोनों को सेम सप्लाई कर दोगे बेटा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, √R² + X², ये हो जाएगा 40√2, है ना बेटा। और हमारा पीक करंट क्या हो जाएगा 200/Z, इसका मतलब हो जाएगा 5/√2 एम्पियर, बोलो बेटा। तो पीक करंट इतना हो गया, तो RMS करंट क्या हो जाएगा बच्चा, I0/√2 ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा आंसर, D4। ठीक है D4। देखो बेटा D4 में ए रेजिस्टर R, इंडक्टेंस L, कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अगर करंट जो है बेटा वोल्टेज से लैग करता है, देखो बच्चा, अगर करंट लैग किया मतलब वोल्टेज लीड किया, है ना बेटा, और वोल्टेज अगर लैग किया, वोल्टेज लीड किया, इसका मतलब VL मोर देन VC, बोलो बेटा। ये बात समझ में आती है बेटा, बोलो। देखो VL मोर देन VC का मतलब क्या हो गया, XL मोर देन XC, तो ω_L मोर देन 1/ωc, तो ω मोर देन 1/√LC हो गया ना बेटा। यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना बेटा, तो ओमेगा क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ा है अभी। यस सर। और बोलो डी में, ई में E4 द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस, क्या होता है, लैमिनेट करने मतलब बोलता है बेटा ट्रांसफार्मर का, हाँ सही बोल रहे हो, लो एडी करंट लॉस कम करने के लिए। ये आंसर होगा E4 का ना। ये सर अपन करंट लॉस कम क्यों कर रहे हैं करंट का? अरे करंट का लॉस नहीं कर रहे हैं बच्चा, एडी उसका करंट loss लॉस का कम क्यों मतलब कर रहे हुआ, एडी करंट लॉस का मतलब हुआ एडी करंट की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको कम कर रहे हैं, पावर लॉस कम कर रहे हैं, ठीक है। ओके। सेक्शन F में आओ सर F1 का D क्या है? F1 का D F6। एक कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, बोलो भाई। अगर परफेक्ट इंसुलेटर कब बोलोगे, जब ये हो जाएगा फुल चार्ज, बोलो। यस सर। फुल चार्ज किस में होगा, पहले में होगा क्या? यस सर पहले में होगा। यस सर पहले में होगा। पहले में होगा, लेकिन एसी में होगा क्या? नो सर। एसी में नहीं होगा। अगर वेरिएबल डीसी हुआ तो नो सर। अभी नहीं हो पाएगा बेटा, तो आंसर सिर्फ क्या होगा ना। कैसे पता चलेगा कि होगा नहीं होगा वेरिएबल में? देख बेटा तेरे को सोचना है
कि कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया तो Q बराबर CV। यस बोलो। सर। अब ये सोचो कि अगर हम कह दिए परफेक्ट इंसुलेटर बेटा, इसका मतलब I 0 यस सर। और I का मतलब हुआ dQ/dt, है यस ना। सर। तब सोचो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, किस में होगा बताओ तुम। तो कांस्टेंट होगा तब। अब समझ में आ गई बात। यस सर। सर F6 भी डाउट है। F2 सर F3 देखो सर F2 F3 सर F2 चौको ही डाउट है। F2 F2 देखो बेटा, F2 में जो चोक होता है ना बेटा, चोक कॉइल, इसमें सिर्फ एक कॉइल होता है, समझे बात को। इसका मतलब हम लोग ये चाहते हैं बेटा ये कि इसमें क्या हो, बोलो, सिर्फ इंडक्टर हो। लेकिन बताओ बेटा इंडक्टर बनाओगे कैसे? किसी वायर को मोड़ के बनाओगे ना बेटा, बोलो। तो वायर को मोड़ के बनाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वायर बहुत लंबा होगा बेटा, है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, बोलो, समझा ना बेटा, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस बेटा ये अनवांटेड है तो नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उम्मीद कि रेजिस्टेंस हमेशा इसका कम होना चाहिए। एक अच्छे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अच्छे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन। आगे चलो, सर चोक कॉइल के बारे में कुछ पावर बताने की फैक्टर जरूरत। क्या होना चाहिए सर? इसका बेटा इंडक्टर का ज्यादा या कम होना चाहिए? पावर फैक्टर क्या होगा, cos phi इक्वल टू R बाई Z ना बेटा, बोलो। तो R Yes, क्या sir. चाहते हो, कम की ज्यादा? और कम हो जाए। ठीक है, समझ गए। यस सर। अब देखो बेटा F6 and AC ammeter, यस सर। F3 AC सर F3H F3 a choke coil is preferred in to a resistor in AC circuit as, choke coil किसका बना होगा? अच्छा। इंडक्टर ना बच्चा, इंडक्टर में पावर कंज्यूम होता है क्या? नो सर। हाँ, तब कौन सा आंसर होगा, देख लो तुम खुद ही। ठीक है, अब देखो बेटा F6 में AC ammeter is used to measure current in a circuit when a given direct constant current passes through the diameter. The AC ammeter reads 3 ampere। बोलो बच्चा, AC इंस्ट्रूमेंट DC में काम करता है कि नहीं करता है? करता है सर। करता है ना। इसका मतलब सही बोल रहा है ये, DC वाला जो करंट है वाकई में 3 एम्पियर है। आगे चलो, अब कहता है when an alternating current passes through the circuit the AC ammeter reads 4 ampere। बोलो बेटा, AC में जो करंट नापते हैं वो कौन सा नापते हैं, करंट RMS नापते हैं ना। RMS करंट दिया तुमको 4 एम्पियर, ठीक है। तो नेट करंट जो होगा क्या होगा, इन दोनों का सम, है ना। लेकिन ध्यान दो, जो IDC है बेटा ये वाकई में करंट कांस्टेंट है बच्चा, लेकिन ये कांस्टेंट तो नहीं है। ये वाकई में क्या होना चाहिए, बोलो, ये होना चाहिए 4√2 sin ओमेगा t, बोलो। यस सर। यस सर। होना चाहिए ना। तो अब दोनों करंट पास करेगा, इसका मतलब कितना करंट पास किया, 3 + 4√2 sin ओमेगा t, बोलो। अब तुमको इसका RMS निकालना आता है वैल्यू बेटा, आंसर। यस सर। ऐसा क्वेश्चन किया है तुमने क्लास में। यस सर। यस सर। F7 हो गया ना। हो गया। यस सर। यस सर हो गया। चलो फिर तो आगे देता हूँ होमवर्क। सर पार्ट 3 कर लें। अच्छा पार्टी। चलो पार्ट 3 निकालो। पार्ट 3 का बोलो, फर्स्ट हो गया। यस सर। सेकंड बता दो। सेकंड का C और D बता दूं। देख लो बच्चा, सेकंड चीज में कहता है क्या है, स्टडी करंट 4 एम्पियर फ्लोज इन एन इंडक्टर कॉइल when connected to 12 volt DC source as shown in the figure 1, as the same coil is connected to an AC source of 12 volt 50 radian per second, a current of 2.4 ampere flows in the circuit as shown in the figure। देख बच्चा, पहले वाले में क्या है बच्चा, इंडक्टर कॉइल ने फ्लो किया 4 एम्पियर, है ना। तो कहता है सेम, इसका मतलब क्या है बताओ। पहले वाले में बेटा हमने फ्लो कराया तो डीसी में 4 एम्पियर आया कांस्टेंट करंट। इसका मतलब बेटा फर्स्ट डायग्राम में रेजिस्टेंस भी है, और कितना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है बेटा 12 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब 3 ओम। बोलो बेटा, होगा, ठीक है। अब कहता है बेटा इफ द सेम कॉइल
इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकेंड। जब अब कर दिया क्या, इसको डीसी में लगा, एसी में लगा दिया बेटा। तो एसी में जो इंडक्टर तुम लगाए हो इसमें 3 ओम का रेजिस्टेंस भी है बेटा, और इसमें कोई इंडक्टेंस भी होगा। तो अब कहता है इसको एसी में लगाया हमने, तो कहता है 2.4 एम्पियर करंट आया बेटा, है ना। तो देख बेटा, अगर इसमें 2.4 एम्पियर करंट आया है, इसका मतलब इम्पिडेंस इसका हो गया बेटा 5 ओम, है ना। इसका मतलब रिएक्टेंस हो गया 4 ओम। बोलो, ये बात समझ में आई बेटा? 3 ओम और इसका रिएक्टेंस का रिजल्टेंट 5 है, तो ये 4 होना चाहिए ना। ठीक है, अब कहता है बेटा, नाउ आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1/50 फैराड इज कनेक्टेड टू सीरीज विद द कॉइल। अब कहता है इसी इंडक्टर को एक जोड़ दो कैपेसिटर से, तो तुमको पता लग गया बेटा, एक्सेल हमारा 4 है, रेजिस्टेंस 3 है, कैपेसिटेंस भी तुमको दिया हुआ है, निकाल लो एक्सी, है ना, जोड़ दो एसी में। अब कहता है बेटा क्या होगा, पहला तो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल निकाल चुके हो, दूसरा क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, वो भी निकाल चुके हो, एवरेज पावर पूछा गया है, नियरली क्या होना चाहिए, तो तेरे को ये सब पता लग गया ना बेटा। तो कॉस पाई क्या लिखेगा, R/Z। बोलो, फिर पूछता है टोटल रिएक्टेंस कितना होगा, तो XL माइनस XC। बोलो, समझ गए? चलो बच्चा इतना ही। सर होमवर्क हाँ बता दे रहा हूँ, होमवर्क देखो बच्चा। यस सर। होमवर्क में EMI का खत्म करो, पहले EMI खत्म करो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 यही दे रहा हूँ होमवर्क बस, ठीक है। EMI एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 इसी में नहीं दे रहा हूँ होमवर्क। हाँ DP कौन सा पहले कर चुके थे, 25 ना। यस सर। 26 कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टेस्ट। हाँ बच्चा, हाँ बोलो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स आपके हैं क्या? हाँ अपलोड करना शुरू कर दिया है मैंने, आज 4 लेक्चर किया अपलोड, आज 4 कर दिया अपलोड। सर नेक्स्ट टेस्ट कब है सर? नेक्स्ट टेस्ट तेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चेक करो, भेज दिया मैंने, सिलेबस भी और टाइम भी।